भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। IGNCA इसी समृद्ध संस्कृति को सहेजने और इसको आगे बढ़ाने का दायित्व बखूबी निभा रहा है। केंद्र भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संगीत, साहित्य और दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहा है और इन्हीं कोशिशों में से एक अहम कदम है हमारी विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का। और इस साप्ताहिक शो में हम आपको परिचित करवाते हैं भारतीय संस्कृति के विविध रंगों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं, सबसे पहले डाल लेते हैं उस पर एक नजर। कार्यक्रम में केरल कला मंडलम द्वारा 5 दिनों तक पारंपरिक कथक कली का प्रदर्शन किया गया। साक्षात भगवान महाकालेश्वर का निवास स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और वो जच रहा है, वो भारत मंडपम को शोभा और बढ़ा दिया है। अगोंडा साउथ गोवा में स्थित खूबसूरत गांव है। यह अपनी बेहद प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और इसे दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और इसी कड़ी में मंत्रालय का अग्रणी संस्थान IGNCA हर हफ्ते बुक लॉन्चेस, पेंटिंग प्रदर्शनी, विशेष अवसरों पर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किसी विषय पर टॉक शो, सेमिनार, अपने क्षेत्र की असाधारण शख्सियतों की स्मृति में मेमोरियल लेक्चर के साथ साथ विशेष सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करता है। तो संस्कृति संवाद के इस खास सेगमेंट में देखिए कि IGNCA में बीते हफ्ते किन किन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। एक नजर डाल लेते हैं सप्ताह की सुर्खियों पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र रांची ने पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये आयोजन झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, युवा मामले विभाग और रांची के मोक्षम शरणम आर्ट गैलरी के सहयोग से किया गया। झारखंड के लोक और जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और पारिस्थितिकी परिदृश्य थीम पर आधारित ये प्रदर्शनी रांची के औंद्रे हाउस में संपन्न हुई। रामानुज शेखर, हिमाद्री रमानी, हेमलता दत्ता, CR हेम्ब्रम, डॉक्टर भारती और ढोकरा कला संग्रहों की विशेषता से युक्त ये कार्यक्रम झारखंड की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का गवाह बना। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर में 5 दिवसीय संगीत उत्सव पंचरात्रम का आयोजन हुआ, जो कथकली पर केंद्रित था। ये आयोजन केरल के वाझेनकरा कुंचू नायर स्मारक ट्रस्ट कराल मन्ना के सहयोग से किया गया। इसमें प्रदर्शन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, परिचर्चा सत्र और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केरल कला मंडलम द्वारा 5 दिनों तक पारंपरिक कथक कली का प्रदर्शन किया गया। पंचरात्रम संगीत महोत्सव ने दर्शकों को न केवल कथकली की विशेषताओं को समझने का अवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हें इसकी गहराई और सौंदर्य का अनुभव भी कराया।
आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने यूनिवर्स फोकलोर अकादमी के सहयोग से समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्रों ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण रहा 200 से अधिक प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की उपस्थिति। उनके उत्कृष्ट गायन और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों ने कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना था। आईजीएनसी के जनपद संपदा प्रभाग ने संगीत पर आधारित एक चर्चा सत्र आयोजित किया। ज्ञान पथ श्रृंखला के अंतर्गत हुई इस चर्चा का विषय था तंगखुल नागा लोक संगीत, इसका संरक्षण, प्रसारण और पारंपरिक प्रथाएं। इसमें तंगखुल नागाओं की समृद्ध संगीत परंपरा पर चर्चा हुई। ये टैगोर नेशनल फेलोशिप परियोजना का हिस्सा है। चर्चा सत्र के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नागाओं का संगीत किस तरह उनके दैनिक जीवन और विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। चर्चा के दौरान दिनों दिन लुप्त होती इस विरासत के दस्तावेजीकरण की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। There has been a closely they maintain their ancestral affinities through music, language, and through other cultural values. For the Danghuls, music plays a very significant role in cultural practices. It is a source of knowledge through which traditional knowledge is transmitted from one generation to another generation, and from one individual to another individual. काशी व्याख्यान माला के अंतर्गत आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में काशी की वैद्यकीय परंपरा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें काशी की आयुर्वेद परंपरा पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि काशी में आयुर्वेद की 3 प्रमुख परंपराएं प्रचलित रही हैं, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की। उन्होंने काशी किम न सेविते के ध्येय वाक्य से अपना संबोधन पूर्ण किया। व्याख्यान के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने आधुनिक डॉक्टरों और वैद्यकों की परंपरा की तुलना करते हुए कहा कि वैद्यकों की परंपरा कहीं अधिक विस्तृत होती है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण झा ने भगवान शिव को आदि चिकित्सक बताते हुए कहा कि काशी की आयुर्वेद परंपरा अनादि और अनंत है। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है और वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: अवनत, घन, सुशिर और तत्वाद्य। तबला एक अवनत वाद्य है। ये ऐसा वाद्य है जिसके बिना शास्त्रीय संगीत अधूरा है। तबला आज वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है और इसका श्रेय जाता है पंडित शिवनारायण जोशी को, उस्ताद शौकत हुसैन खां को, उस्ताद अल्लाह रखा खां को और उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन, साथ साथ पंडित विजय घटे समेत कई कलाकारों को। तबला वादकों में एक प्रसिद्ध नाम है पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर। उनकी उंगलियों की थाप और विशेष शैली ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर की विशेष प्रस्तुति। चलो डुबिया बने कना, चलो डुबिया बने कना, चलो तरकड़ तक देना देने ना चलो डुबिया तक चलो डुबिया बने कना, चलो डुबिया बनिकन
धड़कन धक 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 चलो डोबिया अपनी कन्हैया चलो डोबिया धक 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 चलो तो अभी आपने सुना पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी का मनमोहक तबला वादन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। श्रावण मास यानी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। श्रावण में भगवान भोलेनाथ को खुश यानी कि प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। और हाँ, कांवड़ यात्रा की तो अलग ही छटा होती है। भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उज्जैन भगवान महाकाल की भूमि है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर उज्जैन में ही स्थित है। आज सिने सर्कल के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं भगवान शिव की नगरी उज्जैन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म उज्जैन द अबोर्ड ऑफ महाकाल। तो आइए इस फिल्म के जरिए जानते हैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। शंकर महाशंकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में स्वयं जहां विराजमान हैं, उस उज्जैन नगरी को पौराणिक काल से ही विशेष महत्व दिया गया है। इस क्षेत्र को अवंती या अवंतिका के नाम से पहचाना जाता रहा है। ये स्थान साक्षात भगवान महाकालेश्वर का निवास स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। महाकाल का उज्जैनी में होना ये एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है, जो योग पूरी की पूरी सृष्टि के लिए, ये सिर्फ किसी देश या किसी समाज की नहीं, पूरी की पूरी सृष्टि के लिए काल के सृजन की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। आदि अनंता अजन्मा असुर दूषण हंता कालों के काल महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। नित्य प्रतिदिन का आरंभ महाकाल की भस्म आरती से होता है। इस समय भोलेनाथ का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। ये प्रतीक है सौंदर्य और वैराग्य, आसक्ति और विरक्ति, सभी के प्रति समभाव रखने का। कलयुग के इस काल में कष्ट निवारक, भक्त तारक, सर्वरक्षकारक राजाधिराज महाराजा महाकालेश्वर जनसाधारण के लोक जीवन की संस्कृति में सर्वव्यापक हैं। महाकाल का प्रतिदिन कई बार श्रृंगार होता है और हर श्रृंगार से पूर्व पहले से हुए श्रृंगार को पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया जाता है। सृष्टि में सृजन और विसर्जन की ये सतत प्रक्रिया समय के चक्र के साथ चलती ही रहती है। उज्जैन शहर से बाहर निकलते ही नगर रक्षक काल भैरव के मंदिर में स्वयं भगवान शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। अति प्राचीन इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि काल भैरव उज्जैन नगर के सेनापति हैं, जिनके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। शिव लीलाओं को इस महाकाल लोक में आकर्षक प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
नंदी द्वार पर विराजमान नंदी दर्शनार्थियों का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश आगंतुकों को सर्वप्रथम दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देव और दानवों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से हलाहल विष भी निकला था। इस विष की तीव्रता के कारण संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। महादेव ने सर्वरक्षा हेतु हलाहल पान किया। यहां स्थित शिव स्तंभ की अद्भुत छटा मन मोह लेती है। उज्जैन काल गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और काल गणना की प्रमुख तत्वों के रूप में नवग्रह प्रतिमाएं यहां प्रदर्शित की गई हैं। भगवान शंकर के अवंती क्षेत्र में प्राचीन और अर्वाचीन स्थापत्य को प्रत्यक्ष देखकर यहां आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर हृदय की गहराइयों में शांति का अनुभव करता है। ऐसा लगता है कि वो इस शिवमय वातावरण में संपूर्ण लीन हो गया हो। समाज की चेतना को गढ़ने में कलाकारों, दार्शनिकों, साहित्यकारों और पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं और इन्हें प्रेरित भी करते हैं। उनके कार्यों और विचारों के दस्तावेजीकरण का कार्य भी IGNCA लंबे वक्त से कर रहा है। संस्कृति संवाद के विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं देश के मूर्धन्य कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों के साथ बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री बिमान बिहारी दास के विचार। नमस्कार। आज मेरे साथ बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही शानदार स्कल्पचर्स बनाए हैं और बहुत बड़े गुरु, अध्यापक, अनेक शिष्य उन्होंने तैयार किए हैं, ऐसे आदरणीय बिमान बिहारी दास जी हमारे साथ हैं और वो बात करेंगे जो भारत मंडपम में नटराज बना है उसके बारे में। तो दास साहब, सबसे पहले तो बताइए कि आपका पहला इम्प्रेशन उसको देखकर क्या था? बहुत अच्छा एक निदर्शन हुआ है भारत मंडपम के सामने। बहुत कम समय पर इतने बड़े कठिन एक मूर्ति को आकार देना, रूप देना कोई सहज बात नहीं है। उसमें एक तो नटराज जो ऐसे अनोखा कंपोजिशन है जो हमारे प्राचीन मूर्तिकार ने इसको बनाए रखे थे और इस दुनिया भर के नटराज की जो पहचान है, उनकी सर्कुलर फॉर्म, उनके चार हाथ, उनकी डांसिंग पोजेस, उनके हर पॉइंट ऑफ में एक पावर, एक ग्लोरी, एक रिदम, ये हर चीज़ उसमें गुण है जो किसी भारत के और भी नहीं, दुनिया की और भी किसी स्कल्पचर में इस प्रकार की गुण नहीं है जो नटराज में है। और वो गुण को कंप्लीटली कायम रखा है ये मूर्तिकार जो तमिलनाडु से आए हुए थे, जिनको ये सौंपा गया था। लेकिन ये जो मेथड है इसमें पूरा का पूरा एक सिंगल कास्टिंग है, मतलब ये पूरा 21 फीट का जो मूर्ति है सिंगल कास्टिंग है और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से बनाया। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। इतनी कंज्यूम ऑफ मेटल्स को पिघल कर और सही टेम्परेचर पे लाके मोल्ड के अंदर डालना, ये भयंकर, मतलब ये इसको अगर सोचा जाए तो कंपन आएगा। मैं एक मूर्तिकार होने के नाते बार बार यही बात कह रहा हूँ, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, और वो जच रहा है वहाँ। वो भारत मंडपम को शोभा और बढ़ा दिया है और इतनी हाइट के ऊपर उतनी डायनामिक एक राउंड शेप में और लिरिकल 4 हैंड्स पावरफुल एक कंपोजिशन को सामने इंस्टॉल करना, मैं तो आपके जो सोच विचार को मैंने वो देता हूँ, दावत देता हूँ कि ये होना चाहिए था और आपने कर दिखाया। बस एक सवाल और था, फिनिश जो होता है कई बार एक रहता है कि थोड़ा सा मैट फिनिश, मतलब थोड़ा सा खुरदरा फिनिश होता है, कई जगह चिकना फिनिश होता है। यहाँ जो मूर्तिकार ने किए हैं जितना उससे हो सके, जो कस्टिंग के प्रोसेस है वो एकदम 100% उसका कस्टिंग प्रोसेस ओके है
और कस्टिंग करते समय कई बार लेयर आ जाता है, हल्का फुल्का छोटे छोटे, जो उसको कई बार मोल्ड से हल्का सा क्रैक आने में वो थोड़े से सुपरफिशियल लेयर आ जाते हैं। तो वो कोई मतलब वो नहीं है, सेटबैक नहीं है, उसको इजीली वो किया जाता है। लेकिन मेरे विचार में इतने बड़े वॉल्यूम स्कल्पचर्स को अगर थोड़े बहुत लेयर्स बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा टेक्सचरल क्वालिटी रहे तो कोई उसमें कोई अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द कंपोजिशन में ही आ जाता है। और एज ए होल जब कोई भी व्यक्ति उसको देखे, ऑब्जर्व करे, एंजॉय करे, तो उसके डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं। एज ए होल वो मूर्ति नटराज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहला। पद्मश्री विमान बिहारी दास को सुनना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू ने आपके अनुभवों को समृद्ध किया होगा। इसी के साथ अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में। भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसके तहत देश के सभी गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। और इस सेगमेंट में हम आपका परिचय करवाते हैं किसी एक गांव की लोक कलाओं और वहां की परंपराओं से। तो आज हम आपको बता रहे हैं गोवा के गांव अगोंडा के बारे में। अगोंडा साउथ गोवा में स्थित खूबसूरत गांव है। यह अपनी बेहद प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गांव में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहां बनी पक्की सड़कें इसे समस्त भारत से जोड़ने का काम करती हैं। यहां बने विद्यालय यहां के शिक्षा स्तर में निरंतर सुधार कर रहे हैं। गांव में बने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हैं। गांव कृषि प्रधान है। यहाँ मुख्य रूप से धान और काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गांव के लोग मछली पालन भी करते हैं। कई लोगों की गांव के मुख्य बाजार में दुकानें हैं। गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आपनी वासित शासन में आना पड़ा और 1961 में भारत ने गोवा को शामिल कर लिया। अगोंडा विभिन्न सभ्यताओं से भरा हुआ इतिहास रखता है। गणेश चतुर्थी, दिवाली और क्रिसमस यहाँ मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में यहाँ की संस्कृति सम्मिलित दिखती है। यहाँ की बीच अपने नीलम से नीले पानी और पन्ने से हरे नारियल के पेड़ों को समेटे किसी सुंदर आभूषण सी प्रतीत होती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगोंडा अपने हरे भरे वातावरण और अपने अतुल्य धार्मिक इतिहास के कारण पर्यटन के लिए आदर्श है। यहाँ के निवासी अपनी खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।